वेलकम बैक। अब जेएम फाइनेंशियल से डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, जो टेक्निकल्स पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है मार्केट को आपके हिसाब से, और क्या आज का प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि एक बार के लिए शायद 19,500 बच जाए और बॉटम बना ले यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, डेफिनेटली चार्ट थोड़े डिस्टॉर्ट जरूर हुए कल के सेल ऑफ के बाद में, खास करके 19,600 के नीचे जो क्लोजिंग देखने मिली है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रेशर है। डेरिवेटिव्स डेटा जो खास करके रोल ओवर डेटा था वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि ज्यादा वीकनेस थी। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ऐसे मार्केट में जहां पर निफ्टी 50 डीएमए के आसपास है, स्मॉल कैप इंडेक्स 20 डीएमए के ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 20 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट ने अभी भी यहाँ पर कोई फियर या एक तरह से इंडाइसेस ने एटलीस्ट कोई मेजर यहाँ पर सेंस नहीं किया है करेक्शन। और हमने पास्ट मल्टीपल टाइम्स देखा है पिछले 3-4 महीनों में कि जब जब मार्केट में करेक्शन आया है, ब्रॉडर मार्केट ने गिव अप नहीं किया, तो जनरली ऐसे करेक्शंस में रिबाउंड देखने को मिला है। अब आई थिंक दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी में, 19,500 नीचे में और 19,800 ऊपर में। जब तक 19,500 मेरे हिसाब से इंटैक्ट है, मार्केट एक तरह से रिबाउंड करने की पूरी कोशिश करेगा। और ये रिबाउंड में अगर 19,800 निकल जाता है तो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। खास करके एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सीरीज के बिगिनिंग में 31% पर है, यानी कि प्राइमरीली वो शॉर्ट है, लॉन्ग पोजीशंस उनकी कम है। वो चैलेंज तभी होगी अगर 19,800 निफ्टी में निकलता हुआ दिखे। तो मेरे हिसाब से सिलेक्टिव होने वाला मार्केट है। आउट एंड आउट यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं, जब तक ये दो लेवल्स इधर साइड नहीं निकलते हैं। अगर 19,500 टूटता है तो अगला जो नीचे में सपोर्ट है 19,200 पे। बट आई थिंक 300 पॉइंट्स इतने बड़े नहीं है, बट वी विल गेट इनटू अ टाइम करेक्शन, यानी कि मार्केट ग्राइंड करके टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज का फर्स्ट डे है, वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। और अगर 19,600 माफी 19,500 अगर ब्रीच नहीं होता आज के सेशन में, तो एक उम्मीद है कि एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट आएगा अगर 19,800 डिसाइसिवली निकल जाता है तो। ओके, ठीक है राहुल, आपका ये इंडेक्सेस पे एक सेंस मिला। आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली आपने। दो चीज़ें आई थिंक जो सितंबर के सेकेंड हाफ में हमारे अगेंस्ट थी, वो था HDFC बैंक और वो था रिलायंस। दोनों में ही एक साइजेबल रिट्रेसमेंट था। रिलायंस नाउ इट्स 200 डेमा। आप लोग जब खुद अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, आप लोग अपनी PMS टीम से बात भी करते होंगे, वो भी किसी स्टॉक फ्यूचर्स पे कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल लेते होंगे, इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोगों का व्यू क्या है? देखिए, एज ए ट्रेडिंग अगर सेटअप में अगर देखें तो दोनों स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खास करके जिस हिसाब से लाइक सेल ऑफ देखा हमने पिछले 10-15 दिनों में, तो काफी वन साइडेड करेक्शन था। और जनरली वन साइडेड करेक्शन जब भी होता है तो एक रिबाउंड की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट आई थिंक यहाँ पर हमें फोकस उधर करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स गिरे नहीं है। निफ्टी ने 20,200 से लेकर तकरीबन 19,500 के आसपास का करेक्शन दिया। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिनमें बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आया। उसमें से एक है PSU बैंक्स, जो कि बहुत ही मजबूत खड़े हैं। प्राइवेट बैंक्स पे हमने प्रेशर देखा, लेकिन PSU बैंक्स में इनफैक्ट एक नया हाई लगा कल के सेशन में इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो। और दूसरा, प्राइवेट बैंक में एक स्टॉक हमें बहुत पसंद आता है। बैंक निफ्टी में तकरीबन 2,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, लेकिन ये स्टॉक में जरा भी वीकनेस देखने को नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ RBL बैंक की। RBL बैंक का जो थोड़ा मैक्रो सेटअप है यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका जो पोटेंशियल टारगेट है 280 से 300 रुपीज तक जाता है। तो डिलीवरी में बाय करने की राय रहेगी। RBL बैंक को 230 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। और मुझे लगता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ खास करके इस करेक्शन में RBL बैंक ने दिखाया है, वो अब मोमेंटम में तब्दील होता हुआ दिखेगा अक्टूबर सीरीज में। तो मेरा ये मानना है कि बैंक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग ना करें, बट एक रिबाउंड, एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में है, और रिलेटिवली अगर प्राइवेट बैंक में देखें तो RBL बैंक का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। ओके, ये पॉइंट टेकन बैंक्स को लेकर। राहुल, एक चीज़ होती है, आई मीन जब आप स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर बहुत स्ट्रांग बाजार में स्ट्रेंथ को बाय करना अच्छा भी होता है, कभी कभी वीकनेस को बाय करना भी आई मीन एक पुल बैक के पर्सपेक्टिव से अच्छी रणनीति होती है। ये सवाल मैं सिर्फ केंद्रित इसीलिए कर रहा हूँ मतलब आपकी तरफ, क्योंकि ये सीरीज का पहला दिन है।
बहुत सारे वीक स्ट्रक्चर हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर हैं, डे लो पर हैं, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। वीकनेस को बाय करने का इंटरेस्ट कहां पर है आपका? जी हाँ, वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो एक सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि एक करेक्शन जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के मौके दे रहा है, और ये है आईटी इंडेक्स। देखिए, आईटी इंडेक्स ने तकरीबन जून महीने से एक तरह से आउट परफॉर्मेंस शुरू की थी। इस महीने यानी कि सितंबर में हमने देखा है कि एक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अब वो लेवल्स काफी करेक्शन काफी हो चुका है, और यहाँ पर इस डिप में बाइंग करने को देखना चाहिए। तो आई थिंक लार्ज कैप आईटी से शुरुआत की जा सकती है। टीसीएस हमारा टॉपिक है, डिलीवरी में बाई करके चलिए, तकरीबन 3500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। 3450 का आई थिंक एक स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप अगले 3-4 महीने का व्यू रखें तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा ऊपर में 3800 4000 रुपीज तक के भी टारगेट टीसीएस में देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप की रणनीति आई थिंक आईटी में लेकर चलनी चाहिए। लार्ज कैप आईटी से शुरुआत करके चल सकते हैं, एक बार रिवर्सल कंफर्म हो जाता है उसके बाद मिड कैप आईटी में भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी पर ध्यान दिया जा सकता है। दो लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूंगा राहुल। एक तो रिलायंस जो लगातार तंग कर रहा है मार्केट को, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो जो काफी स्ट्रांग बना हुआ है। ये देखिए, दोनों एकदम पोलरिस्टिक स्टॉक्स है। एक अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है, और रिलायंस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है इन अ मार्केट जो ब्रॉडली अभी तक कोई ऐसे बड़े मंदी के सिग्नल आए नहीं है मार्केट के अंदर। तो देखिए, मेरा तो मानना सिंपल है कि जब एक इंडेक्स हैवी वेट आपको एक ऐसे बड़े एवरेज के आसपास मिले, तो द प्रोबेबिलिटी और ऑड्स यहाँ पर एक बाउंस बैक आने के काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर, यानी कि 20 यहाँ से अगर परसेंटेज वाइज बात करो तो 2% का स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस को लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छी एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2450 2500 तक का बाउंस बैक आपको देखने को मिले आने वाले कुछ हफ्तों में। आई थिंक रिलायंस में क्लियरली यहाँ पर एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड करें तो बाय करके चलना चाहिए। जहां तक एलएनटी का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर फ्रेंड्स है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे, बिकॉज मोमेंटम अभी भी एलएनटी में जरा भी थका नहीं है। इनफैक्ट कल के करेक्शन के बावजूद एलएनटी में हमने देखा है कि एक नया हाई लगा है, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 3000 के ऊपर रिलायंस एलएनटी के अंदर जो बायस है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पर मोमेंटम जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ पर लगाना मुश्किल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियरली अप है। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक जो बार्गेन इन्वेस्टर्स है जो एक अच्छे मार्केट में एक अच्छा स्टॉक लोअर प्राइस पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक 200 दिन के आसपास चलता हुआ स्टॉक है जो कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करने की राय रहेगी यहाँ पर रिलायंस। एक आखिरी सवाल, मिड कैप्स में क्या स्टॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इस समय राहुल जी? देखिए अनुज जी, मिड कैप में मैं पीएसयू बैंक्स के साथ जाना चाहूंगा। अब यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इनफैक्ट यूको बैंक, ये ऐसे छोटे टियर 2 टियर 3 स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स में। मार्केट कैप के हिसाब से, मैं और कोई कैटेगरी हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, इनफैक्ट मूव बाकी है। अगर यूनियन बैंक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 120-125 तक के लेवल्स हमें महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सेंट्रल बैंक और यूको बैंक है, इनमें भी मुझे लगता है कि तकरीबन 20%, 15 to 20% अपसाइड इन लेवल से भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक पीएसयू बैंक में जो हमने एक बड़ा वॉल्यूम क्लाइमैक्स देखा था, काफी लोग बात कर रहे थे कि कहीं पीएसयू बैंक का टॉप तो नहीं बन गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स डेकेडल ब्रेकआउट दे चुका है, और जनरली जब ऐसे ब्रेकआउट चलते हैं तो कम से कम 1-2 साल के मूव देखने को मिलते हैं। हमने जनवरी में पीएससी इंडेक्स की बात की थी कि डेकेडल ब्रेकआउट है, आपके चैनल पर आके हमने पूरा डिस्कस किया था इसे डिटेल में, और देखिए 9 में 10 महीने हो गए और अभी भी पीएससी इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इनफैक्ट हर डिप में बाइंग देखने को मिली है। तो ऐसा सेटअप पीएसयू बैंक्स में है, इसलिए जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स है मुझे लगता है कि उनमें अभी भी अपसाइड बाकी है। इन बैंक को खास करके मिड कैप कैटेगरी में जो आते हैं इनको बाय करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड इनमें आने वाले हफ्तों में और महीनों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। गौरव बिस्सा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल पर, और अपने